Good morning, student. This is your chapter 2 of Understanding Economic Development, and this is sectors of the Indian economy. First, we will know about the sectors of economic activities. As you can see in these pictures, there are several economic activities. People are working according to their work. Like here you can see a woman planting cotton, and here a woman, in this picture a woman is selling clothes. In this laborer are working, they are making bricks through mud. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग फील्ड में सब हर कोई अलग अलग काम कर रहे हैं. तो अब इकोनॉमी में कई सारे काम हैं, कई सारे वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं. इन एक्टिविटीज़ को फर्दर डिवाइड कर दिया है सेक्टर्स में. ठीक है, तो जनरली सेक्टर्स हैं, 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं. देयर आर 3 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. नाउ व्हाट आर दे? See, primary sector. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. जो हमें नेचुरल गुड्स मीन्स जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, तो जो हमें नेचर से गुड्स मिल रहे हैं, उन गुड्स को जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड दैट इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर. एग्रीकल्चर में आप अनियन का प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन, वीट का हो गया. ठीक है, ट्रीज़ इंक्लूड हो गए, प्लांटेशन आपका इंक्लूड हो गया. एनिमल से हमें जितनी भी चीज़ें मिलते हैं प्रोडक्ट, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, मिल्क हो गया आपका, और मिल्क से बाकी जो चीज़ें मिलती हैं सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में. आफ्टर कोल और इसके अलावा जो बाकी मिनरल्स हैं वो सारे ही किस में इंक्लूड हो जाएंगे? प्राइमरी सेक्टर में. ठीक है, तो दीज जो नेचुरल गुड्स हैं इनकी प्रोडक्शन किस में इंक्लूड होती है? प्राइमरी सेक्टर में. नेक्स्ट सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है. सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि जो आपने प्राइमरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, जब आप उन्हें इंडस्ट्री में ले जाके मॉडिफाई करके आगे प्रोड्यूस करते हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया? कॉटन का प्रोडक्शन किया. कॉटन आपने एग्रीकल्चर में उगाया. ठीक है, कॉटन क्या है? कॉटन, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में वो आएगा. ठीक है, क्योंकि कॉटन हमें प्लांटेशन से मिलती है, थ्रू एग्रीकल्चर मिलता है. लेकिन जब आप उस कॉटन को इंडस्ट्री में ले जाते हो, उसको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसका कॉटन का कपड़ा बनाते हो, तो दैट क्लोथ विल बी इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी ही सेक्टर से हम अगर उन प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री में ले जाके मॉडिफाई करें एंड देन उसका प्रोडक्शन करें, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर सेकेंडरी सेक्टर. अनदर एग्जाम्पल इज शुगर केन. शुगर केन एग्रीकल्चर में प्लांटेशन करते हैं हम, तो वो प्राइमरी गुड है, प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है. बट जब आप उसे इंडस्ट्री में ले जाते हो और उसको एक प्रोसेस से उसका गुड़ बना देते हो, तो गुड़ विल बी इंक्लूडेड इन योर इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर. तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल से रिलेटेड होता है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. थर्ड सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर. ठीक है, नाउ व्हाट इज टर्शरी? टर्शरी, आपने प्रोडक्शन किया, आपने क्रॉप कराया, आपने उसको मॉडिफाई किया इंडस्ट्री में, वो आपका आ गया सेकेंडरी सेक्टर में. अब प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होगी? रोड में क्या? बसेस. थ्रू बसेस आप इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो. दैट ट्रांसपोर्टेशन इज़ योर टर्शरी सेक्टर. ठीक है, आपने फूड क्रॉप्स ग्रो किए, इन्हें कहीं आप स्टोर करोगे, दैट वेयर हाउसेज, स्टोरेज वेयर हाउसेज आर विल बी इंक्लूडेड इन योर टर्शरी सेक्टर. ठीक है, सिमिलरली कम्युनिकेशन, बैंकिंग ट्रेड करने में हेल्प करता है, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, दिस ऑल, एंड द सर्विस सेक्टर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. इन प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हेल्पिंग होते हैं वो सारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं. सिमिलरली अदर
एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, तो वर्किंग सर्विस भी इसी को कहते हैं, सर्विस सेक्टर को। सो देयर आर 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, एंड टर्शरी को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारी इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर्स हैं, 3। व्हाट आर दे? प्राइमरी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, सेकेंडरी जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड हो, ठीक है, एंड टर्शरी लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, these all sectors, these are the all 3 sectors. Now see, here is an activity example. Imagine what would happen if farmer refused to sell sugarcane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. क्या होगा अगर फार्मर्स अपने शुगर केन किसी शुगर मिल को ही बेचने से मना कर दें? तो क्या होगा? फाइनली क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। नाउ व्हाट डज दिस शो? ये क्या दिखाता है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये एक एग्जाम्पल है सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी, जो दोनों के दोनों किस पे डिपेंडेंट है? प्राइमरी में। शुगर केन क्या है? प्राइमरी है, ठीक है। जैसे ही वो शुगर मिल पे जाएगा, दैट विल बी योर सेकेंडरी, और जाएगा किसे? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो टर्शरी भी इसमें इंक्लूड है। तो जैसे ही प्राइमरी सेक्टर ने मना कर दिया कि अब हम आपको कोई शुगर केन नहीं बेचेंगे, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? सेकेंडरी में, इंडस्ट्रियल मिल में, और टर्शरी में भी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि हर सेक्टर एक दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो अगर प्राइमरी सेक्टर कुछ चीज़ बेचने से रिफ्यूज़ कर दे, तो उसका डायरेक्टली प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी एक्टिविटीज़ भी करेंगे कि इसमें क्या सिचुएशन है, केस स्टडी की तरह आप इसको करेंगे। नाउ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करें। तो यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। देखो, आपने एक कार खरीदी, ठीक है। अब कार के अलग अलग पार्ट्स हैं, टायर है, ग्लास है, आयरन यूज़ है, स्टील यूज़ है, टूल्स यूज़ हैं, ठीक है, प्लास्टिक यूज़ है। तो इस कार को बनाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर यूज़ हैं। तो इतने सारी चीज़ें यूज़ हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें यूज़ हैं, इन्हें कहते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल अपने आप में क्या होते हैं? इनकम्प्लीट है। अगर आप ये अलग अलग कर दो तो कोई कुछ इससे बनेगा नहीं, ठीक है। जब इन सबको साथ में जोड़ दिया तो फाइनली क्या बना? कार बनी। तो ये कार आपका क्या है? फाइनल गुड, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो जितना भी रॉ मटेरियल है वो इनकम्प्लीट गुड विल बी योर रॉ मटेरियल, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड। इन्हें कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड। और जब इन सबको असेंबल करके एक फाइनल गुड बनाया जाता है, दैट कार, तो कार विल बी योर फाइनल गुड। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल समझो, जैसे हमें बनाना है ब्रेड, ठीक है। आई हैव टू मेक ब्रेड के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप फ्लोर से ब्रेड बना रहे हो तो वी नीड फ्लोर, wheat. If we are making sweet bread, then also sugar, maybe baking powder or soda, whatever, ठीक है। तो all these are intermediate goods, ठीक है, क्योंकि इससे ये क्या बन रहा है? ब्रेड बन रहा है। और जब ये ब्रेड पूरा इनसे बन जाएगा, दिस विल बी योर फाइनल गुड, ठीक है। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस क्या होता है? पहली बात तो जो आपका इंटरमीडिएट गुड होता है ये आपका रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। फाइनल गुड वो होगा जिसको आप यूज़ करोगे, एट फाइनली आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो एक और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में
इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है, ऐसा गुड जो कि कंज्यूमर यूज़ करे अपने लिए, ठीक है, वो गुड जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करे, दैट गुड विल बी योर फाइनल गुड, ठीक है। एंड ऐसा गुड जो कि प्रोड्यूसर बेचने के पर्पस से यूज़ करे, दैट विल बी योर इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, जैसे पेन, पेन पेन हमने लिया, पेन हमने खरीदा, ठीक है। अगर मैंने खुद लिखने के लिए अपनी पर्सनल यूज़ के लिए पेन खरीदा है तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल गुड। बट सेम पेन अगर कोई खरीद रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, आगे सेल करने के लिए, तो तब यही फाइनल गुड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड में। ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है अलग अलग सेक्टर्स में, कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का जो कॉस्ट है वो बार बार इंक्लूड ना हो जाए, तो यहाँ से एक प्रॉब्लम आती है आपकी डबल काउंटिंग की, ठीक है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या आती है, देखो मान लो मैंने एक ब्रेड खरीदी, ठीक है। अब इससे पहले देखना ब्रेड किन किन चीज़ों से बनी, ब्रेड बनी वीट से, वाटर तो चलो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो, ठीक है, इसमें शुगर वगैरह मान लिया, ठीक है। तो यानी कि पहले फार्मर ने किसी को वीट बेचा होगा, ठीक है, वो वीट मान लो आपको पड़ा 10 रुपीज़ का, ठीक है। अब उस वीट को आगे किसी को बेचा, ठीक है, मान लो ए ने बी को वीट बेचा 10 रुपीज़ में, ठीक है। बी ने सी को बेचा फ्लोर, इस वीट से फ्लोर बनाया और इससे बेच दिया कितने में, 12, ठीक है। तो बेसिकली सी का प्रॉफिट क्या हुआ, वीट तो 10 में ही था ना, बी का प्रॉफिट क्या आया, ओनली 2 रुपीज़, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा उसने कितने अर्न किए, 2 रुपीज़ अर्न किए। इसके बाद सी ने डी कौन है, बेकर है, ठीक है, डी बेकर है, सी ने डी को बेच दिया फ्लोर, बेकर को फ्लोर बेच दिया कितने में, 14 रुपीज़ में। तो यहाँ पे सी ने भी 2 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए, ठीक है। बेकर ने ब्रेड बनाया, बेकर ने देखा 14 रुपीज़ तो मैंने यूटिलाइज़ कर लिए, अब मैं इसे अर्न करूँगा 4 रुपये और इसे 18 में बेच दूँगा ब्रेड को, ठीक है। बेकर ने क्या डिसाइड किया, डी ने ई को दिया, बेकर ने कंज्यूमर को दिया और ब्रेड की कीमत कितनी हो गई, 18 रुपये, ठीक है। तो 18 रुपीज़ और जो डी का प्रॉफिट था वो जस्ट 4 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस तो चले गया। अब एक ब्रेड बनने में टोटल कीमत कितनी लगी, 14, और जो कि कंज्यूमर को कितने का खरीदना पड़ा, 18, ठीक है। ये तो ब्रेड की कीमत हो गई। लेकिन जब गवर्नमेंट हमारी हर चीज़ का जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकलता है वो क्या निकलता है, हर किसी कौन कितना कमा रहा है वो, तो जब वो नोट करेंगे तो वो क्या करेंगे, अगर उसे इसे ऐसे नोट कर लिया जाए कि ब्रेड की एक्चुअल कीमत क्या है, तो वो क्या करेंगे, ए ने फार्मर ने कितने कमाए, बी ने कितने कमाए, फार्मर ने 10 कमाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कितनी कीमत पड़ी, सी को कितने देने पड़े, 12 देने पड़े, फिर 14 देने पड़े, फिर 18 देने पड़े, ठीक है। इन सब का जब आप सम करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 54। तो टोटल नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में कितने अमाउंट इंक्लूड हो रहे हैं, 54 रुपीज़ हो रहे हैं इंक्लूड, ठीक है। लेकिन क्या एक ब्रेड की कीमत 54 रुपीज़ थी, नहीं। एक ब्रेड 54 रुपीज़ का था क्या, नहीं। तो ये जो हर जगह एक ही चीज़ बार बार इंक्लूड हो जाता है अमाउंट, वो अमाउंट कहलाता है डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग।
ये प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग, कि आपने क्या किया, सबकी इनकम इंक्लूड कर दी, लेकिन आप ये भूल गए कि ये इसी से तो फ्लोर बन रहा है, इसी से तो बेकर ब्रेड बना रहा है, तो हर चीज़ में क्या हो रहा है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल काउंटिंग, जो कि इकोनॉमी में हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स ने इसे सॉल्व करने के लिए क्या बताया है, इकोनॉमिक्स ने इसे कहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है बाय एक्सक्लूडिंग द अमाउंट, द रियल अमाउंट। आप सिर्फ प्रॉफिट को ऐड करो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वीट उसने दिया था 10 रुपीज़ में, तो वीट की कीमत 10 रुपये हो गई। इसके बाद उसने वीट फ्लोर बना दिया तो 2 रुपीज़ एक्सटेंड हुए ना, तो आप इसमें क्या करोगे, जस्ट 2 रुपीज़ ऐड। इसके बाद इसने अपना प्रॉफिट कमाया 12×14 2 रुपीज़ मोर, देन 14 ने 18 में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 रुपीज़ ज़्यादा बढ़ा के दिया। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हुआ, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18। तो यहाँ से आपकी एक्चुअल ब्रेड की कीमत निकल के आ जाएगी कितनी, 18। ठीक है, तो ये पहले प्रॉब्लम थी कि जब हम हर किसी का टोटल अमाउंट इंक्लूड कर देते हैं तो वहाँ से अराइज होती है प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की। ठीक है, क्योंकि आप हर बार उसमें ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है कि आप फर्स्ट जितने का प्रोडक्ट है वो करो, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में कई सारे सेक्टर्स है, अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारे प्रोडक्शन कंजम्पशन हो रहा है। मान लो ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये टर्शरी सेक्टर है। अभी मैंने समझाया प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहीं सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर जब प्राइमरी गुड्स को आप इंडस्ट्रीज़ में जाके मॉडिफाई करके प्रोड्यूस करते हो तो इसे इंडस्ट्रियल गुड्स भी कहते हैं। एंड टर्शरी में आपका कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सर्विस सेक्टर, सर्विस रिलेटेड जॉब्स, ये सब आपके आ जाएंगे टर्शरी सेक्टर्स में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आपका आएगा टर्शरी सेक्टर में। जब मान लो इससे 10,000 आप अर्न कर रहे हो, इससे 12,000 आप अर्न कर रहे हो, टर्शरी सेक्टर में 15,000 अर्न कर रहे हो, जब हम इन तीनों सेक्टर का सम अप करते हैं और निकालते हैं टोटल हमने कितना अर्न किया, 10, 22 एंड 15, 37, तो यानी कि हमने टोटल प्रोडक्शन कितना अर्न किया है, प्रोडक्शन के थ्रू 37,000। ये अमाउंट आपका कहलाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि इतना हमने प्रोडक्ट किया है पूरी कंट्री में। ठीक है, हम एक स्टेट की बात नहीं करें, पूरी कंट्री में। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ये इनकम कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो ये कॉन्सेप्ट तो हो गया आपका किसका, जीडीपी का एंड डबल कोइंसिडेंट का, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का। ठीक है, यहाँ से ये टॉपिक आपका क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। पहले से इंडिपेंडेंस के दौरान और अब तक इतने 70-80 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इंडिपेंडेंस के दौरान सबसे ज़्यादा जो हाईली डिपेंडेंट थे हम थे प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी बहुत मिनिमम था। सबसे ज़्यादा हर कोई इंडिविजुअल जो अपनी फार्मिंग के थ्रू ही अर्निंग कर रहा था। बाद में अब अगर आप देखो तो ये ग्राफ चेंज हो गया। नाउ वी कैन सी इन दिस ग्राफ ऑल्सो, यहाँ पे दो फिगर्स लिए, दो ईयर लिए गए हैं। फर्स्ट ईयर 1973-74 का है और ये 2013-14 का है। तो यहीं से आप देख सकते हो कि पहले 73 के टाइम ब्लू मार्क प्राइमरी का है, तो प्राइमरी सेक्टर पे हम हाईली डिपेंडेंट थे, सेकेंडरी सिर्फ नाम का था, एंड टर्शरी इज ऑल्सो लो एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर। बट वहीं पे आप 2013-14 में देखोगे तो सबसे हाईली टर्शरी सेक्टर है, सबसे कम प्राइमरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको अभी दिखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसके भी रीज़न है। प्राइमरी सेक्टर में जब एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग थे तो उनके पास वो मेनली डिपेंडेंट थे नेचुरल रेन में, नेचुरल इरिगेशन में। तो इरिगेशन का मेन उनके पास क्या था, रेन के ऊपर ही वो डिपेंडेंट होते थे। अब उससे क्या होगा, जब आप रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो तो कभी आपकी क्रॉप अच्छी फसल हो सकती है, कभी खराब। इससे क्या हुआ, उनकी अर्निंग पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू किया
आधे वर्कर्स सेकेंडरी सेक्टर में मूव किए, आधे सर्विस सेक्टर में। तो ये एक मेन रीज़न है, ठीक है। इसके अलावा और रीज़न भी हो सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट क्यों हुई, ठीक है। एक तो प्राइमरी सेक्टर में कम कमाना और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव करना, ये एक रीज़न हो गया, ठीक है। दूसरा, जैसे ही जैसे आपका टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज ये सब आपके आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की सर्विसेज मूव होगी टर्शरी सेक्टर की तरफ। अब लोग ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे जाने लग गए। आपने देखा होगा प्राइमरी सेक्टर में भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स जितने ज़्यादा डेवलप करेंगे, टर्शरी सेक्टर्स ऑटोमेटिकली उतने मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ करेगा। कैसे? अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप प्रोड्यूसर तक पहुंचाने के लिए, जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाने के लिए किसका यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे वेयर हाउसेस का अपना सामान स्टोर करने के लिए, और आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करोगे इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसेस ये सब किस में आते हैं? टर्शरी सेक्टर में। तो वहाँ का ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तीनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अगर ग्रोथ करती हैं तो टर्शरी ऑटोमेटिकली रैपिडली ग्रोथ उसका देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ भी होने लगी। पहले तो गवर्नमेंट ही करती थी ना, रोड्स मैन्युफैक्चर करेगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी, ताकि जो वर्कर्स हैं वो जो उनके कंट्री में लोग पीपल रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाद में क्या हुआ, अभी आप आगे भी पढ़ोगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो जो इंडिविजुअल है वो अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, ट्रेड करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनेंगे। तो इन सब से भी क्या होगा, टर्शरी सेक्टर बढ़ गया। नाउ वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे एम्प्लॉयड है पीपल? आपने देखा सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं? दे आर वर्किंग इन टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से एक और प्रॉब्लम आती है अंडर एम्प्लॉयड की। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है? जैसे आप मान लो कुछ एक एग्जाम्पल के लिए, आपकी स्टोरी में भी एक एग्जाम्पल है लक्ष्मी की। लक्ष्मी एक वर्कर है जो अपने लैंड में काम करती है, ठीक है। उसका एक छोटा सा लैंड है जिस पे वो पूरा साल खेती करते हैं, और उसके घर में 5 मेंबर रहते हैं। तो वो पाँचों के 5 मेंबर उसी एक छोटे से प्लॉट में, लैंड में खेती करते हैं और पूरा साल उसी से अर्न कर रहे हैं। अब आप देखो, उस एक छोटे से लैंड में एक वर्कर या 2 वर्कर काम कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी फैमिली क्या कर रही है? 5 के 5 उस खेती पे ही, उस लैंड में ही काम कर रहे हैं। तो इस कहने का मतलब क्या है? वर्कर 2 लोग वो काम कर सकते हैं, बट 3 लोग एक्स्ट्रा उसमें ही लगे हुए हैं। तो क्या हो रहा है? काम डिवाइड हो गया। जो 2 लोगों का काम था वो 5 लोगों में डिवाइड हो गया, लेकिन जो पैसा है जो उससे अर्न हो रही है वो तो फिक्स्ड है, वो तो उतना ही है, चाहे वो 2 करें चाहे वो 5 करें। तो इस सिचुएशन को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपने जितना वो कर सकते हैं अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, वो उससे कम कर रहे हैं, ठीक है। इसी सिचुएशन को कहा जाता है जब आप कम लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से उसमें आप एक्स्ट्रा लोगों को काम देते हो, तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। या ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक पीस ऑफ लैंड में 5 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आप 10 को एम्प्लॉयड कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे उसे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो वो 3 लोग एक्स्ट्रा उसी फील्ड में कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी और सेक्टर में काम मिल जाता तो घर की अर्निंग क्या होती? बढ़ जाती। जो लैंड से वो कमा रहे हैं वो 2 लोग भी करते, और जो 3 एक्स्ट्रा हैं वो लोग अलग जॉब करके अपनी अर्निंग सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाई जा सकती है? देखो, जैसे अभी मैंने लक्ष्मी का एग्जाम्पल आपको दिया, आप सेम एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें भी।
जैसे अभी अपने लक्ष्मी के बारे में सुना, तो अगर लक्ष्मी के जो क्रॉप है वो रेन पे ही डिपेंडेंट था इरिगेशन के लिए, अगर गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर दे, वहाँ उसको वेल अपने उसे पैसे प्रोवाइड कर दे ताकि वो वेल बनाए, उसको एक सोर्स मिल जाएगा अपने लैंड में पानी पहुँचाने का, या कोई और इरिगेशन में हेल्प कर दे, या फिर फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ के लिए उसको प्रोवाइड करा दे, सीड प्रोवाइड कर दे, तो उसकी क्या होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी और उसके जो लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर होगा। ठीक है, अगर और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा दे और उसकी फैमिली के जो 3 एक्स्ट्रा वर्कर जो उसी लैंड में काम कर रहे हैं वो कहीं और शिफ्ट हो, तो भी क्या होगी, सिचुएशन बेटर होगी। तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक है, और आगे से आप डिटेल में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है आगे, इसके बाद उसमें और अच्छे से समझोगे। और गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट ने एक राइट टू वर्क किया है कि हर किसी को रोजगार मिल पाए, इसके लिए मनरेगा 2005 है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके अंडर क्या है कि रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट गारंटी करती है कि आपको 100 दिन का रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर सरकार रोज़गार नहीं दिला पाती तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड कराएगी ताकि वो उससे अपना घर चला सके, या आगे वो कुछ बिजनेस करना चाह रहा है या प्रोडक्शन करना चाह रहा है उस पर वो इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्या, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, कांता और कमल के बीच में डिफरेंशिएट्स है। ठीक है, कांता वर्क करती है ऑफिस में, वो 9:30 to 5:30 तक काम करती है और उसको उसकी मंथ में रेगुलरली सैलरी मिलती है। ठीक है, सैलरी के अलावा उसका प्रोविडेंट फंड भी है जिसमें उसके कुछ परसेंट पैसा सेव होता है। ठीक है, और उसको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, अगर वो कभी किसी वर्क की वजह से छुट्टी ले ले तो उसको उस दिन के पैसे काटे भी नहीं जाते। जब उसने जॉब की थी तो उसको प्रॉपर अपॉइंट किया गया था, उसको अपॉइंटिंग लेटर भी दिया गया था। वहीं यहाँ पे कमल की बात करें तो कमल कांता का ही नेबर है और वो एक डेली वेज लेबरर है, मीन्स वो एक ग्रॉसरी शॉप में काम करता है जिसमें उसके दिन के पैसे उसको मिलते हैं, और अगर वो किसी दिन काम पे ना आए तो उस दिन की उसकी सैलरी भी कटती है। जब उसने अपॉइंट किया था तो उसे कोई एज सच अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिला था। ठीक है, एंड अगर वो किसी दिन छुट्टी ले ले तो उसके उसे पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे, क्या देखोगे, जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में कांता काम कर रही थी उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, और कमल जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जिस ग्रॉसरी शॉप में काम कर रहा था, इस सिस्टम को कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स जो प्रॉपरली जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो फिक्स्ड है, उसे कहते हैं, जो सिस्टमेटिकली रन हो रहा है, जिसका सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। और वहीं इसी के ऑपोजिट, जैसे कमल की स्टोरी में आपने देखा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कहीं कोई नोट नहीं कर रहे हैं, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, जिस दिन नहीं आ रहे उस दिन के पैसे नहीं मिल रहे, इस तरीके की बॉडी को कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी। ठीक है, अब हमारी कंट्री में दोनों ही टाइप के हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है। जितने भी ग्रॉसरी शॉप में काम करते हैं या छोटे मोटे पेट्रोल पंप में हो गए, या जो लेबरर्स हो गए जो डेली वेज पे काम करते हैं, और या जो शॉप में वर्कर्स होते हैं, वो सारे ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, हमारा अपना कोई बिजनेस है जो सिस्टमेटिकली रन कर रहा है, ये सारी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, जहाँ ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ तो सब चीज़ का एविडेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उनके साथ अनफेयरनेस हो सकता है क्योंकि उन चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट उसको कैसे सेव करेगी। अब आप देख सकते हो कि जो हमारे इंडिया में अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम क्या है, अर्बन एरिया में जैसे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, कैजुअल वर्कर है इन कंस्ट्रक्शन साइट्स,
ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, इनमें कम पैसे में एम्प्लॉयड कर देते हैं और लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इसमें काम भी करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो जाए, चाहे लेस क्वालिफिकेशन की वजह से हो जाए, उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो अर्बन में तो ये स्केल हो गया, और रूरल एरियाज़ में लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, ऐसे लेबरर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है। और जो कि शेड्यूल कास्ट हो गए, ट्राइब्स हो गए, या बैकवर्ड कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, उनके साथ तो और ज़्यादा बायसनेस हो जाती है, उनके साथ और ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो इन अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन के लिए कौन हेल्प करेगा? गवर्नमेंट इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, दोनों तरीके से, इकोनॉमिक एंड एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज ओनरशिप, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ओनरशिप होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जब ओनरशिप गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, जो भी चेंजेस करना है, जो भी राइट होंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो इस टाइप के सेक्टर को कहा जाता है पब्लिक सेक्टर। और वहीं जब कोई इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट अर्निंग के लिए कोई प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसे कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर। So that's all about this chapter. Thank you.